तो हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज करंट अफेयर्स डेली में। परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी की प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लासेस को बिना किसी रुकावट के, और बहुत कुछ है सीखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, किस राज्य में हाल ही में लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है? देखिए, इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु, और तमिलनाडु में अभी हाल ही में लग्जरी क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। थोड़ा ध्यान में दीजिएगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन, जो कि डीएमके पार्टी, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने चेन्नई बंदरगाह से लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई। और 11 मंजिला पर्यटक जहाज 2000 यात्रियों, लगभग 800 चालक दल के सदस्य को समायोजित कर सकता है। पैकेज में शहर के बंदरगाह से उच्च समुद्र में जाना और वापस जाना, ये सभी चीज़ें पुडुचेरी एंड विशाखापट्टनम बंदरगाहों पर लंगर डालना एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसा कि ऑपरेटर ने कहा था। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में हमारे जो पुडुचेरी है, इसके 2 जिले पड़ते हैं, जिसे हम लोग पुडुचेरी की कैपिटल पुडुचेरी एंड कराईकल के रूप में जानते हैं। अदर 2 इज ऑल्सो देयर, जिसको कि 2 अलग अलग स्टेट्स में हम लोग देख सकते हैं, केरल एंड आंध्र प्रदेश, जो कि है यनम एंड माहे। ठीक है, ये पुडुचेरी के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। आफ्टर दैट जब हम बात करेंगे तमिलनाडु की राजधानी की, तो ये हो जाएगी चेन्नई, एंड इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे के स्टालिन। तमिलनाडु के राज्यपाल हो जाएंगे RN रवि। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हाल ही में आरबीआई के द्वारा जारी रेपो रेट, नई रेपो रेट क्या है? ये नई हो गया है, एक्चुअली ये न्यू रेपो रेट है। नई रेपो रेट इनकी जो अभी हाल ही में जारी की गई है, यह है 4.9%। जी हाँ, थोड़ी रेपो रेट्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। शक्तिकांत दास, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, इनके द्वारा। एक्चुअली रेपो रेट वो होती है जिस रेट पे हम लोग क्या है, आरबीआई को क्या बोलते हैं? बैंकों का बैंक। एंड बैंकों का बैंक जिस रेट पे पैसे को, यानी कि लोन को प्रोवाइड करता है हमारे बैंक्स को, उससे हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। एंड इस रेपो रेट को लगातार बढ़ाया जा रहा है। रीजन इज दैट प्रेजेंट टाइम में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ गया है, एंड अलॉन्ग विथ दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या, मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसे हम लोग कहते हैं तरलता। और उसी को ऑब्जर्व करने के लिए हमेशा आरबीआई क्या करती है, अपने रेपो रेट्स को बढ़ाती है। तो अभी उच्च स्तर पर जो महंगाई पहुंची है, और इन्फ्लेशन की भी बात की जाए, तो इसकी वजह से आरबीआई ने बुधवार को एक बार फिर से रेपो रेट को हाइक करने की, यानी बढ़ाने के लिए एक अभी हाल ही में ऑर्डर इशू किया। 0.50% बढ़ा करके 4.90% कर दिया गया है। लगभग एक ही महीने के अंतराल में रेपो रेट को लगातार दूसरी बार बढ़ाया गया है, क्योंकि महंगाई ने रिजर्व बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। एक और बात ध्यान रखेंगे कि शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की जून बैठक आरबीआई में, जिसे हम एमपीसी जून मीट के नाम पे जानते हैं, ठीक है, इसे आज रेपो रेट के बढ़ाए जाने की जानकारी को दिया था। रिजर्व बैंक की बात करें तो मौद्रिक नीति समिति की 3 दिनों की ये बैठक सोमवार से चल रही थी, और लगभग ये कुछ दिनों पहले जो है अभी हाल ही में संपन्न हुई थी। फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई एमपीसी की तीसरी बैठक में ये जो भी चीजें थी, ये सारी चीजें, इसको डिसीजन लिया गया था। एक और बात बता दें, अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही इसी महीने के कुछ समय पहले क्या है, पिछले महीने बढ़ाई गई थी हमारी आरबीआई की ही रेपो रेट, जिसको कि 4 से बढ़ा करके 4.40 कर दिया गया था, और अभी 0.50% और बढ़ा करके इसे 4.90% कर दिया गया है। ओके, बाकी सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस ऑल। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये होती है रेपो रेट, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? अगर आप डिफाइन कर सकते हैं, सो प्लीज कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन, और बताइए हमें रेपो रेट के अलावा जो रिवर्स रेपो रेट है, ये किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, हाल ही में जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप पर कौन सा राज्य रहा? तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जिसे हम लोग बोलते हैं खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसमें टॉप पे तमिलनाडु रहा हमारा, जिसको कि आप मैप में देख सकते हैं कुछ इस पोर्शन पे, जिसके कैपिटल क्या है, चेन्नई, जहाँ पे ओला का सबसे बड़ा कारखाना सिचुएटेड है। देखिए, अभी हाल ही में हम लोगों ने तमिलनाडु को डील भी किया। तो ध्यान रखिएगा, अभी 4th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक अभी हाल ही में रैंकिंग जारी किया गया, और इस राज्य में भोजन कितना सिक्योर्ड है, कितना सुरक्षित है, ये सारी चीजें बताई गई थी। एक बात बता दूं, इसको क्या है, एफएसएसएआई ने जारी किया था, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक ने जारी किया था। एंड इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को उजागर करने के लिए, नागरिकों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के प्रावधान में सहायता करने के लिए इसको रिलीज किया जाता है। ये एफएसएसएआई, जिसको हम लोग बोलते हैं, 1819 में शुरू किया गया था। एसएफएसआई जिसको हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है।
एंड देश के खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रतिस्पर्धी और रचनात्मक परिवर्तन करने का एक इरादा रखता है। तमिलनाडु की बात की जाए तो ये बड़े राज्यों में सर्वोच्च रैंकिंग वाला राज्य था। इसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे थे। इसके अलावा गोवा की बात की जाए तो छोटे राज्यों में टॉप पर गोवा रहा पहले स्थान पर। इसके बाद मणिपुर और सिक्किम का स्थान पोजीशन में देखा गया। इसी बीच अगर यूटीज की बात करें, इट मीन्स द यूनियन टेरिटरीज, तो इसमें आ जाते हैं हमारे जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु हमारा क्या है, मछली उत्पादन और अंगदान के मामले में फर्स्ट नंबर पे रहा। गुजरात की बात करें तो अभी हमारा 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, और गुड गवर्नेंस डे यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स के मामले में फर्स्ट पे हमारा गुजरात रहा, महाराष्ट्र को पीछे करके। महाराष्ट्र की बात की जाए तो अभी हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट आई जिसमें क्राइम एंड सुसाइड के मामले में फर्स्ट नंबर पे हमारा महाराष्ट्र रहा था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश हमारा पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ते हुए सब्जियों के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे रहा। इसी के साथ आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो फलों के उत्पादन में इस बार आंध्र प्रदेश रहा टॉप पर। एंड इसी के साथ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को अगर आप डील करें तो यहीं पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं आपके सामने, जैसे कि फलों के उत्पादन, सब्जियों के उत्पादन, मछली के उत्पादन, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लिया। कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो है ये टॉप पे रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संगठन के द्वारा हाल ही में 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण मात्र 105 घंटे 33 मिनट में करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। जी हाँ, लगभग 5 दिनों के टाइम में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ध्यान रखिएगा, इनको सर्टिफाई किया गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, इनका नाम नोट करके। एंड इसी के पहले अगर बता दिया जाए ये पहले किसके नाम पे था, तो ये रिकॉर्ड सबसे पहले टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पहले कतर के सामने था, और 27 फरवरी 2019 को कतर ने लोक निर्माण प्राधिकरण के बिहाफ पे क्या है 22 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया था, और इस सड़क को इन्होंने 10 दिनों में लगभग बनाया था। और इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लगभग 75 किलोमीटर की दूरी, इतना लंबा सड़क इतनी जल्दी बनाने का रिकॉर्ड ये हमारे इंडिया के NHAI को आ जाता है। ओके, कहाँ से कहाँ तक चला था, तो NH53 में अमरावती से अकोला के बीच में सिंगल लेन में 75 किलोमीटर निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट रोड के निर्माण करके सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को इसको में बनाया गया था। ध्यान रखिएगा ये किस लिए बनाया जा रहा है, तो अभी हमारा FIH 2023 होने वाला है, एंड इसी के दौरान क्या है, इसी को ओडिशा में होस्ट किया जा रहा है, और इन्हीं सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग है। हालांकि हमारे जो सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं, इन्होंने ऐसा कहा है कि अभी ऐसी बहुत सारी हम लोग रिकॉर्ड, वेरियस ऑफ रिकॉर्ड्स हम लोग बनाएंगे आने वाले टाइम्स में, तो इसके लिए आप लोग भी रेडी रहिएगा। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे इंडिया में होने वाली है। चलिए कुछ और चीज़ें यहाँ से रिलेट कर लें कि NHAI जिसे हम लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, 1995 में स्थापना होती है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एंड अलका उपाध्याय इसकी पहली महिला अध्यक्ष अभी रिसेंटली बनाई गई हैं। इसी के साथ अलका मित्तल का भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि अलका उपाध्याय अलका मित्तल में आप लोग कंफ्यूज बहुत होते हो। अलका उपाध्याय इज द फर्स्ट लेडी चेयरपर्सन ऑफ NHAI। एंड अलका मित्तल की बात की जाए तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इट मीन्स ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है हमारी अलका मित्तल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करने से पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने भी हाल ही में क्या है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड पाया अटल टनल के निर्माण के लिए। इसी ने अभी हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड जो है बना करके तैयार किया, जो कि कहाँ पे बनाया गया, ये बनाया गया था उमलिंगला दर्रा इन लद्दाख। ओके, रिलायंस माइनिंग की बात की जाए तो अभी हाल ही में बक्सवाहा के जंगल की जो माइनिंग का काम दिया गया, छतरपुर के जंगलों में ये काम दिया गया था रिलायंस माइनिंग को। एंड टाटा ग्रुप की बात की जाए तो टाटा ग्रुप को अभी हाल ही में जेवर एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का क्या दिया गया है, कार्यभार सौंपा गया था। और इसी के साथ एक और नाम याद रखिएगा, L&T यानी लॉर्सन एंड टुब्रो। लॉर्सन एंड टुब्रो की बात की जाए तो इसे अभी हाल ही में स्टैचू ऑफ यूनिटी का कार्य दिया गया था, जो कि पंचमुली झील के पास हमारे नर्मदा जिले ऑफ गुजरात में केवड़िया क्षेत्र में पड़ता है। ध्यान रखेंगे। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया था, एंड द आंसर इज 8 जून। देखिए 8 जून को हमारा विश्व महासागर दिवस मनाया गया था। क्या है ये, पूरी दुनिया में ये विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे, इसका उद्देश्य मानव जीवन में महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका और इसके संरक्षण के लिए दुनिया भर के लोगों को जागरूक करना है, अवेयर करना है। महासागर भोजन, दवाओं और प्रमुख स्रोतों के जीवमंडल का महत्वपूर्ण भाग बन के सामने आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुई थी, और इसी पृथ्वी ग्रह नामक एक जो फोरम था, इसके प्रस्ताव एक तरीके से इसमें जो है लेकर के आया गया था। इस बार की थीम ध्यान रखिएगा, रिवाइटलाइजेशन
कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। फिर से बता दे रहा हूँ, रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियंस इस बार की जो थीम रही है। हमको ध्यान से रखना है, आपने क्या हमारे टोटल जो 5 ओशियंस है इसको हमें ध्यान में रख लेना है। ये आप देखेंगे पैसिफिक ओशियन विच इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ आवर अर्थ, जिसे हम लोग प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं, और इसका सबसे गहरा बिंदु है मेरियाना ट्रेंच। एंड द सेकंड वन इज हमारा अटलांटिक ओशियन, इसका सबसे गहरा जो बिंदु है इसे हम लोग प्यूर्टो रिको के नाम से जानते हैं। एंड आफ्टर दैट जावा ट्रेंच की बात करते हैं जो कि इंडियन ओशियन का सबसे ज्यादा गहरा बिंदु है। इसके बाद आर्कटिक ओशियन जिसे हम कहते हैं मोली होल, सबसे ज्यादा गहरा बिंदु आर्कटिक ओशियन का। एंड आ जाता है हमारा साउदर्न ओशियन यानी कि दक्षिणी महासागर, जिसको हाल ही में क्या किया गया है, इसको ऑथेंटिकेशन दी गई है, इसका सबसे गहरा बिंदु है हमारा साउथ सैंडविच ट्रेंच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन इज हाल ही में ब्लू ट्यूब को किस राज्य का राजकीय तितली घोषित किया गया है, और इसका आंसर है आपका सिक्किम, जो कि पहला जैविक राज्य भी बनकर के सामने आया था। ध्यान रखिएगा, सिक्किम जो कि 3 देशों से सीमा साझा करता है, भूटान, नेपाल एंड ऑल्सो चाइना। ध्यान रखेंगे तो 3 देशों से सीमा साझा करने वाला हमारा इकलौता जो राज्य है ये हमारा सिक्किम ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों से यानी कि भूटान, चाइना एंड म्यांमार से सीमा साझा करता है। ठीक है, इकलौता नहीं है सिक्किम, और भी राज्यों को हम लोग देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। ओके, तो और राज्यों के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि लद्दाख ने जब से यूनियन टेरिटरी बनाया गया इसे, उसके बाद से इसने जो है अपने हाल ही में राजकीय पक्षी को घोषित किया था, जिसका नाम क्या था, ब्लैक नेक क्रेन। एंड इन्होंने अपने राष्ट्रीय पशु को जो घोषित किया था इसका नाम था लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो सारसिया क्रोंच। एंड उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। पंजाब की बात की जाए तो गंगा नदी डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव इसे भी हाल ही में घोषित किया गया था पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, जैसे कि 720 विषम तितली प्रजातियों में से 2 तितलियों को स्टेट बटरफ्लाई नामांकन के लिए चुना गया था, जिसमें से एक कौन सा था, एक कृष्ण पिकॉक के पक्ष में, मतलब एक कृष्ण पिकॉक था, कौन सा, एक कृष्ण पिकॉक, और एक जैसा ब्लू ड्यूब था। इन दोनों में से जो कृष्ण पिकॉक थी इसको 43% वोट्स मिले थे एंड 57% वोट जो है ये ब्लू ड्यूब के मिले थे। तो आफ्टर दैट जिसको भी मेजोरिटी मिलती है वही फर्स्ट पे आता है, सो ब्लू ड्यूब को बना दिया गया हमारा राजकीय बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इसको आप जरूर पढ़िएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक एंड राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री हैं PS गोले, इट मीन्स प्रेम सिंह गोले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिताली राज जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है सभी फॉर्मेट से, इन्होंने अभी तक कुल कितने विश्व कप में भाग लिया था? देखिए 6 विश्व कप में इन्होंने अभी हाल ही में टोटल भाग लिया था, और बताया जाए तो 16 वर्ष की आयु से इन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। वुमेन्स क्रिकेट में इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। 39 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या है, रिजाइन किया है। तो ध्यान रखिएगा ये मिताली राज हैं, राज स्टैंड फॉर राजस्थान एंड राजस्थान से ये बिलोंग करती हैं। 2019 में T20 इंटरनेशनल से इन्होंने संन्यास लिया था एंड 89 T20 इंटरनेशनल मैचों में कुल 2364 रन बना करके इन्होंने इस फॉर्मेट में भारत के सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी का जो खिताब है इन्होंने पा लिया था। फोटो आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया। इसमें भारत की रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाला रही। इट मीन्स 180 देशों में सबसे लास्ट पोजीशन जो आई ये हमारे भारत की आई, यानी 180 पोजीशन हमारे भारत की आई। यहाँ पे पॉल्यूशंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक देखा गया है, भारत के सामने बहुत बड़ा कंसर्न है, जस्ट बिकॉज भारत ने 270 तक नेट जीरो करने का भी वादा किया है COP26 जो कि आयोजित किया गया था हमारे स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ध्यान रखिएगा, हमारे आसपास के देशों की बात की जाए तो अफगानिस्तान की पोजीशन इसमें 81 थी, श्रीलंका स्टैंड एट 132 पोजीशन, चाइना की पोजीशन भी 160 थी, नेपाल 162, पाकिस्तान 176, बांग्लादेश 177 एंड इंडिया की पोजीशन सबसे लास्ट थी जो कि चौंका देने वाली थी, उसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा हम बात करें कि इंडिया ने क्या क्या चीज़ें इसमें चीज़ें की थी जिसके लिए हमारे पॉल्यूशन को कम किया जा सके। बहुत सारी स्टार्टिंग हम लोगों ने की थी, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने की, खैर उस सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। हालांकि टॉप 5 की बात की जाए तो डेनमार्क, यूके, फिनलैंड, माल्टा एंड स्वीडन इसमें टॉप 5 की कंट्रीज थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको बता दूं 85 पोजीशन इस बार करप्शन इंडेक्स में भारत की रही, फर्स्ट नंबर पे रहा था इसमें डेनमार्क। अगर बात की जाए 136वीं पोजीशन भारत की जो कि हैप्पीनेस इंडेक्स से रिलेटेड है, इसमें फिनलैंड टॉप पे रहा था। हैप्पीनेस इंडेक्स जिसको खुशहाली सूचकांक कहते हैं, इसमें क्या है जो हमारे भूटान के राजा थे उनके द्वारा ये एक इंडेक्स जारी करने को कहा गया था, हैप्पीनेस इंडेक्स जिसे हम लोग कहते हैं।
150 पोजीशन इस बार भारत की किस में रही थी? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142 से फिसल करके 150 पोजीशन पे भारत चला गया था। फर्स्ट पे रहा था इसमें नॉर्वे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपको बता दूं पीस इंडेक्स यानी शांति सूचकांक में 135वीं पोजीशन भारत की थी। फर्स्ट नंबर पे था आइसलैंड एंड भुखमरी सूचकांक में यानी कि जो हम लोग बोलते हैं हंगर इंडेक्स, इसमें 101वीं पोजीशन इस बार भारत की रही। एंड साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 10वीं पोजीशन पे भारत रहा। फर्स्ट नंबर पे हमारा यूएसए रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इट मींस द सीडीएस के पद की अधिकतम आयु सीमा हाल ही में कितनी कर दी गई है? एंड द आंसर इज 62 ईयर। 65 ईयर हुई करती थी इससे पहले। सीडीएस की अधिकतम आयु सीमा इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया है? इसको कम करके क्या कर दिया गया? 62 ईयर्स। आपको पता है अभी हाल ही में हमारे फर्स्ट सीडीएस यानी कि जनरल बिपिन रावत की डेथ हो गई थी। जिस हेलीकॉप्टर में हुई थी उसका नाम क्या था? ये आप ध्यान रखेंगे। इसका नाम था हमारा M17B5 हेलीकॉप्टर। और कैप्टन वरुण जो है इसमें लास्टली बचे हुए थे, जिनके भी कुछ दिनों के बाद से डेथ हो गई थी। एंड कैप्टन वरुण को भी हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। और ये जो जनरल बिपिन रावत है इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। एंड इनको 17 तोपों की सलामी दी गई थी। ये सारी चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बिरसा मुंडा की 122वीं पुण्यतिथि ये कब मनाई गई थी? तो इनकी डेथ एनिवर्सरी अभी हाल ही में 9 जून यानी कि 9 जून को मनाई गई थी। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। निधन 9 जून 1900 को हुआ था। अंग्रेजों की कैद में इनको जहर दिया गया था एंड इनकी डेथ हुई थी। ये सारी चीजें तो आप रिलेट करोगे ही। एंड 15 नवंबर ध्यान रखना, जो कि झारखंड की स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ऑफकोर्स मैंने कई बार आपको बताया है क्या चीजें जो मैं बताता हूँ। झारखंड की स्थापना दिवस तो आप ध्यान रखेंगे बिहार से अलग होकर के झारखंड बना था सन 2000 में। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जब हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था हमारे मध्य प्रदेश से, तो ये अलग हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। इसी के साथ जब हम बात करेंगे हमारा उत्तराखंड कब अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, तो ये सब 9 नवंबर सन 2000 को। एंड इसी के साथ 15 नवंबर सन 2000 को अलग हो जाता है हमारा झारखंड। किससे अलग होता है? ये बिहार से अलग होता है। तो ये सारी चीजें थोड़ी ध्यान में रखेंगे। बिरसा मुंडा जो आदिवासियों को इकट्ठा करके तोप बंदूकों का मुकाबला तीर कमान से किया था, बहुत बड़ी बात थी। 20 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों की जमींदारी और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी। 500 रुपए के लालच में उन्हें किसी परिचित ने बिरसा की जो छिपे होने की सूचना पुलिस को दे दी थी। एंड अंग्रेजों ने बिरसा को रांची की जेल में बंद किया था और यहीं स्लो पॉइजन दे करके उनकी जो है डेथ हो गई थी। खैर ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। 14 अप्रैल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा अभी हाल ही में भीमराव अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाया गया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ओके ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। जो भी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान से रखेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने डील किया। जरूर रिवाइज कीजिए, पढ़िए, इसको ध्यान में रखिए। एंड आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।